मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृता स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना तक नहीं सीखा था। 10,000 वर्षों पहले मेरे इतिहास का खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए, तो मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता उसके दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ तो मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले में बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, तो कभी घुटनों के बल रेंगा, पर रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में स्व्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में फल अवश्य होगा। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं संपदा और वैभव के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और सुदूर देशों में बैठे उन लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगा। मैसेडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्सिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ आज मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हार गया और सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने उनके इस झूठ को कभी चुनौती नहीं दी। कभी पूछा नहीं उन यूनानी इतिहासकारों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस को लौट गया। सच तो ये है कि साम्राज्य का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस तक नहीं नोच पाया। मेरे पोरस ने उसके खाली पंजे तोड़ डाले और उसे ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी है कि सिकंदर ने मरते हुए कहा कि मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं ताकि पूरे संसार को पता चले कि सिकंदर महान भी इस दुनिया से खाली हाथ वापस लौट गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किए किसने थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोई भी घोड़ों पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए आए। मेरे मंदिरों का सोना चुरा कर ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई।
मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मेरी रक्त सराएं पीड़ा से कर्राह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी ही बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कि कितनी ही बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर फांसी के तख्ते तक झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है और तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट और वर्क्स उससे मिलने आते हैं। कहते हैं कि भगत फांसी मांग लो, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था और साल्टर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट और वर्कर्स की बात मानकर अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी तो लिखी, पर क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी की सजा न सुनाई जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए, क्योंकि युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में ही एक सच्चे सिपाही की शान है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक सच्चे देशभक्त की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। पहुंचा दिया मेरे भगत को सूल फांसी के तख्ते पर। भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत ने फांसी के फंदे को ऐसी दीवानगी के साथ चूमा जैसे अब मेहंदी में सजे अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया। न जाने तेरी जुदाई का गम दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है। हाय आजादी, तेरा घूंघट उठाना रह गया, तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल डाले, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा एल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनेकों अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम कहकर मेरे चरणों की भेंट चढ़ गया और 25 साल की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया, आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट डाले, जो आंखें मेरी ओर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर गणतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है, क्योंकि मेरे दिल में वीर शहीदों की समाधियां हैं, वीर शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जय हिंद, जय भारत।